अच्छा, स्पेस फिजिक्स में स्टार्टिंग जो भी आपके पास बेसिक है सारा, उसमें तो सारी जर्नल थ्योरी है आपके पास। ठीक है कि आपके पास सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, और मून के बारे में, मून के फेजेस। ठीक है, ये तो खैर P1 के उसमें एमसीक्यूज में ज़्यादातर पूछा जाएगा। P2 में इतना ज़्यादा इसमें डिटेल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें आपने प्रोसेस बता रहा हो। तो स्टार्टिंग टॉपिक्स कुछ इतने ज़्यादा इसमें नहीं है। बेसिक जर्नल आपके पास थ्योरी आपको पता है, अर्थ आपके पास एक रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, और सन के अराउंड जो उसकी रोटेशन है कंप्लीट, वो आपके पास 365 डेज में कंप्लीट होती है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो आपके पास स्टार्ट में इसमें इंक्लूडेड है। बाकी सीजन्स के बारे में आपको पता है। तो ये आपकी समझो जर्नल साइंस से ही रिलेटेड है। जो मेन आपके पास इसमें इम्पोर्टेंट है वो है एक लाइफ साइकिल स्टार का। हाँ, एक ऑर्बिटल स्पीड का इसमें टॉपिक है, जो कैलकुलेशन एक ही फॉर्मूला है जिसमें आपके पास पूरे स्पेस फिजिक्स में। ठीक है, जब भी आपके पास प्लेनेट मूव करता है, चलो ये हम इसको स्टार के बाद भी कर लेंगे, इसमें फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा जब आप सारी फोर्सेस की बात कर लोगे। अच्छा, इसमें ये कि आपके पास फेजेस जो है, और जो आपके पास स्टार की लाइफ साइकिल है, उससे पहले अगर आप प्लैनेट्स की बात करो तो कुछ प्लैनेट्स आपके पास रॉकी होते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप स्टार्ट में देखो, तो स्टार्ट के सारे प्लैनेट्स आपके पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों आपके पास जो है वो रॉकी प्लैनेट्स यानी बिल्कुल सॉलिड होते हैं। जिस तरह हमारा अपना प्लैनेट है, इसी तरह बाकी हमारे बाद मार्स और हमसे पहले दो, ये सारे प्लैनेट जो है वो आपके पास सॉलिड स्टेट्स में होंगे। बाकी आप गैस प्लैनेट्स की बात करो तो हमारे बाद के जो बाकी टोटल 4 प्लैनेट्स हैं वो गैशियस स्टेट में होते हैं। और उसके बाद फिर जो प्लूटो को कंसिडर करते थे, प्लूटो को हमने स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल डार्क प्लैनेट बन गया। अब डार्क प्लैनेट क्या होता है, जिसमें आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से वो सारे सराउंडिंग में जो भी आपके पास एस्ट्रॉयड्स हो, कॉमेट्स हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, गैसेस हो, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो प्लैनेट्स आपके पास फिर डार्क प्लैनेट्स होते हैं। इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। और ये डार्क प्लैनेट का कॉन्सेप्ट आपके पास अभी जब स्टार की आप लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे उसमें भी ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा कि किस तरह से ये डार्क प्लैनेट्स बनते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसमें लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ साइकिल का क्वेश्चन इन्होंने स्पेसिमेन, IGCSE, ओ लेवल दोनों में इंक्लूड किया हुआ है। उसके अलावा जो इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे अभी, वो भी हमने खैर सॉल्व तो कर लिया था पूरा P2। दोबारा भी इसके क्वेश्चन देख लेंगे तो उसमें भी ये चीज़ इंक्लूडेड थी। तो पहले जो है हम इसका लाइफ साइकिल चेक कर लेते हैं, और लाइफ साइकिल से पहले आपके पास ये लाइफ साइकिल, ठीक है, अगर आप थ्योरेटिकल देखो तो यहाँ पर सारा इसका लाइफ साइकिल मेंशन है। लेकिन इसमें क्योंकि पूरा प्रोसेस आपको देखना होगा कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पर करता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं। अब आप इसकी डायग्राम अगर चेक करते हो, डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम उसको स्टार्ट करें। अच्छा, ये आपके पास सिंपल लाइफ साइकिल है, और इस लाइफ साइकिल में अगर आप देखो तो इस लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है वो नेब्यूला से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास नेब्यूला। अब नेब्यूला क्या होगा कि वहां पर आपके पास जो भी डस्ट पार्टिकल और गैस पार्टिकल्स होंगे, उनसे कंबाइन होकर जो स्टार्टिंग आपके पास स्ट्रक्चर होता है स्टार का, वो नेब्यूला है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगी, नेक्स्ट स्टेज नेब्यूला के बाद होगी आपकी प्रोटोस्टार। और प्रोटोस्टार का मतलब ये, जिस तरह आप सन को कंसिडर करते हो स्टार, इसी तरह से बाकी स्टार्स को भी आप कंसिडर करो अगर, तो सन में टेम्परेचर जितना हाई होता है हम उसको हॉट बॉल कंसिडर करते हैं गैसेस का। इसी तरह से बाकी स्टार्स की भी स्टेट होती है, और वो सेकंड स्टेट को प्रोटोस्टार कहते हैं। तो ये स्टेट्स के नाम आपको जो है वो याद होने चाहिए सीक्वेंस में। तो स्टेट्स के नाम क्योंकि याद रखोगे तो सीक्वेंस पूरा याद रहेगा, वरना तो मिक्सअप हो जाएगा, प्रोसेस याद रह जाएगा, नाम भूल जाओगे कि कौन सी स्टेट में कन्वर्ट होता है। और नॉर्मली यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सारे स्टार की फॉर्मेशन जो होती है वो आपके पास एक गैस क्लाउड की तरह बनती है, और वो गैस क्लाउड बेसिकली आपके पास हाइड्रोजन गैस से मिलके बन रहा होता है।
तो हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास यहाँ पर एज अ फ्यूल काम करेगा पूरे प्रोसेस में। हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सारा रोल जो है वो हाइड्रोजन का होगा इसमें इम्पोर्टेंट। इसी की एक्सेस और इसी की जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी स्टेट्स आपके पास फर्दर कन्वर्ट होगी। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो है वो नेब्यूला, नेब्यूला में आपको पता है गैस पार्टिकल्स आ गए, डस्ट पार्टिकल्स आ गए, गैस में हाइड्रोजन गैस हो गई और उसको हमने नेब्यूला कंसिडर किया। उसके बाद फिर जब आप उसकी नेक्स्ट स्टेट की तरफ जाते हो, जब इसमें सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि आप सन की एग्जांपल लेते हो, तो सन में आपको पता है कि सन में फिजन रिएक्शन हो गई या फ्यूजन रिएक्शन। सन में आप फ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि उसमें आपके पास स्मॉल न्यूक्लियाइज मिलके जो है वो लार्ज न्यूक्लियस बना रहे होते हैं। तो सन में जो है वो फ्यूजन रिएक्शन आपके पास जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब ये जो मेन सीक्वेंस स्टार है, अब ये मेन सीक्वेंस स्टार जो है बेसिकली ये आपके पास मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है स्टार की। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप देखो ये स्प्लिट हो गया दो अलग अलग पार्ट्स में आप कह लो, या दो अलग फॉर्म्स में कह लो, आप स्प्लिट हो जाता है इजीली। फिर उसके बाद ये प्रोसेस फिर डार्क की तरफ कंटिन्यू होता है। लेकिन जब तक ये मेन सीक्वेंस स्टार होगा, तो मेन सीक्वेंस स्टार आपके पास जो है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी। और यहाँ पर बेसिकली होता ये है कि अब यहाँ पर ऐसा प्रोसेस क्या हो रहा है कि ये स्टेबल रहता है और इसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि ये अनस्टेबल हो जाता है। तो बेसिकली इसमें प्रोसेस ये होता है, अगर आप यहाँ पे देखो मेन सीक्वेंस स्टार में, तो मेन सीक्वेंस स्टार में सबसे पहला पॉइंट है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जिस तरह सन में होगा इसी तरह बाकी स्टार्स के साथ भी होगा, और वहाँ पे आपके पास टेम्परेचर बहुत हाई होगा। और जिस तरह सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा था कि हाइड्रोजन गैस हमारे पास जो है वो सोर्स होगी फ्यूजन का, और 10 पार्टिकल्स तो अपनी जगह पर है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि उसका कोई इतना रोल नहीं है इसमें, हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेसिकली जब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आपके पास फ्यूज होगा, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन है, कंबाइन होगा, कंबाइन होने के बाद वो हीलियम बनाएगा। ठीक है, और हीलियम बनाने के बाद आपको पता है फ्यूजन रिएक्शन में जब चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, एक तो आपके पास हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, ये दोनों आपको मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास साइड बाय साइड ये रिएक्शन चल ही रहा है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हम मेन सीक्वेंस स्टार में भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट भी यहाँ पर मेंशन है कि स्टार जो है वो अपनी जो इक्विलिब्रियम या स्टेबल स्टेट में होता है वो इसकी मेन सीक्वेंस होती है। अब इस मेन सीक्वेंस में बेसिकली स्टेबल हो क्यों रहा है, इसका रीजन ये है कि जब भी आप प्लेनेट की बात करते हो कोई भी, ठीक है, अगर आप अपने प्लेनेट की बात करो, तो हमारे प्लेनेट में जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव नहीं होती। एक चीज तो ये हो गई। तो इसका मतलब ये है कि चाहे स्टार हो चाहे प्लेनेट हो, आपके पास हमेशा जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। तो इसी तरह से अगर आप एक स्टार यानी सन की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि सन भी हमारे पास स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में। तो सन में आपके पास ये है कि एक तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसे टूवर्ड्स द सेंटर जो है वो पुल कर रही है। अब दूसरा ये कि हमें उसके ऑपोजिट भी एक फोर्स चाहिए, जिस तरह हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं, फोर्सेस में पढ़ते हैं कि अगर बॉडी को आपने कांस्टेंट स्पीड में रखना हो तो उस पर सारी फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। मतलब अगर कार फॉरवर्ड मूव कर रही है तो उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, वो दोनों इक्वल और ऑपोजिट होती है। इक्वल ऑपोजिट होगी तो ही आपके पास कार कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, अदरवाइज वो एक्सेलरेट या डेसेलरेट करेगी। इसी तरह से आपके पास जब भी आप प्लेनेट की एग्जांपल लोगे, तो प्लेनेट पे एक इनवर्ट फोर्स अप्लाई होगी टुवर्ड्स द सेंटर, और वो आपके पास फोर्स होगी ग्रेविटेशनल की। ठीक है, तो सबसे पहली फोर्स यहाँ पर हमने जो बात की वो ग्रेविटी की है, जो कि इनवर्ड अप्लाई हो रही है। और दूसरी बात ये कि जब हम फ्यूजन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि सन के बारे में भी अगर बेसिक थ्योरी आपने पढ़ी हो, तो बेसिक थ्योरी आपके पास ये होती है कि सन का मास भी जो है वो टाइम टू टाइम डिके हो रहा है, क्योंकि उसमें भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस है। रेडियो एक्टिविटी हमने जो अभी डिस्कस किया था लास्ट परसों वाली क्लास में, तो उसमें भी ये सारी चीजें थी कि आपके पास मास भी डिके होता रहता है, क्योंकि हाफ लाइफ है हर पार्टिकल की, हर बॉडी की। तो वो फोर्स आपके पास अप्लाई होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऑपोजिट। तो इनवर्ट फोर्स और आउटवर्ड फोर्स दोनों इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से आपके पास जो स्टार की ये स्टेट होती है मेन सीक्वेंस स्टार, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो जब तक आपके पास फ्यूजन रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट पर चल रहा है, आपकी ग्रेविटी बिल्कुल एक कांस्टेंट रेट पर है, तब तक आपका स्टार बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, तो ये जो मेन सीक्वेंस स्टार है आपके पास सेंटर में, जो कि हमारे पास थर्ड स्टेज है बेसिकली, तो यहाँ पर आपके पास दोनों फोर्सेज होती है बिल्कुल बैलेंस।
और जब इसमें चेंज आना शुरू होगा, मतलब आपके पास या तो फ्यूजन रिएक्शन रेगुलर हो जाए, या उसका रेट चेंज होना शुरू हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या ग्रेविटी में चेंज आना शुरू हो, फिर आपके पास जो स्टार स्टेबल स्टेट से जो है वो बाहर आने के बाद फिर वो स्प्लिट होना शुरू होगा डिफरेंट बाकी स्टेट्स में। अब नॉर्मली वो क्वेश्चन में यही पूछते हैं आपके पास, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन है पार्ट बी का 1। ये इन्होंने स्पेसिमेन में भी ऐड किया हुआ है और यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी ऐड किया है। इसमें ये डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सच अ स्टार आफ्टर इट हैज पास थ्रू द स्टेज ऑफ बीइंग अ प्रोटोस्टार। ठीक है, प्रोटोस्टार की बात कर रहे हैं, तो प्रोटोस्टार अभी हमने यहाँ पर देखा कि बेसिकली प्रोटोस्टार जो है वो सेकंड स्टेज थी। तो प्रोटोस्टार के बाद जब वो मेन सीक्वेंस स्टार पर आता है, उसके बाद आपके पास सारी चेंजेस शुरू होती है। तो वो सारी चेंजेस किस तरह से होगी, तो ये आपको बस इसमें प्रोसेस याद रखना है। अब इसमें नॉर्मली ये होता है कि मेन सीक्वेंस स्टार है, उसमें ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई विल फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई, ये चीज अभी डिस्कस की। और उसमें ये होगा कि फ्यूजन रिएक्शन में हीट और लाइट एनर्जी एमिट होती है, कॉमन सी बात है। और दूसरी बात ये कि मेन सीक्वेंस स्टार हमारे पास इक्विलिब्रियम में, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें नॉर्मली होगा ये कि अब फ्यूजन रिएक्शन जब तक चल रहा है, जब तक हमारे पास हाइड्रोजन है तब तक फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है। लेकिन जब आपके पास हाइड्रोजन बहुत शॉर्ट होने लग जाए, आपके पास हाइड्रोजन की शॉर्टेज हो जाए, तो आपका फ्यूजन रिएक्शन यानी जो आउटपुट फोर्स थी, क्योंकि हाइड्रोजन आपको हेल्प कर रहा है आउटपुट फोर्स सप्लाई करने में, और ग्रेविटेशनल तो आपके पास जो है वो इनवर्ट है ही पहले से, वो तो नेचुरल है। तो जब आपके पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होना शुरू होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगी, इनवर्ट फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपके पास ये प्रोसेस होता है बेसिकली मेन सीक्वेंस स्टार के बाद, कि फ्यूजन रिएक्शन के लिए जो फ्यूल था आपका हाइड्रोजन, वो आपके पास कम हो रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से होगा ये कि हीलियम न्यूक्लियाई विल अंडरगो फ्यूजन रिएक्शन टू फॉर्म बेरिलियम। अच्छा, ये बेरिलियम नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, सिर्फ इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर याद रखना है कि जब हाइड्रोजन अपना प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो हाइड्रोजन आपके पास बेसिकली हीलियम बना रहा था। तो अब हाइड्रोजन जब लेफ्ट आउट होगा, तो फिर हीलियम फ्यूजन रिएक्शन को कुछ टाइम तक कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और वो फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यू करके फिर बाकी आपके पास एलिमेंट बनाएगा जिसमें बेरिलियम एलिमेंट होता है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह हाइड्रोजन आपके पास शॉर्ट होगा, इसी तरह फिर हीलियम भी जितना लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होगा वो भी कुछ टाइम में शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ तो सब पार्टिकल्स की है, हीलियम की भी हाफ लाइफ होगी। तो उसकी शॉर्टेज की वजह से होगा ये कि फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेज होगी रेड जाइंट स्टार की या रेड सुपर जाइंट स्टार की, वो फिर इसमें कन्वर्ट होगा। क्योंकि जब एक बार वो ब्रेक हो गया, क्योंकि नॉर्मली अब ये ब्रेक हो क्यों रहा है, क्योंकि जब हाइड्रोजन आपके पास शॉर्ट हुआ, तो वो चला गया हीलियम के पास प्रोसेस। हीलियम ने कुछ टाइम तक फ्यूजन रिएक्शन किया, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन वो इतनी देर तक कंटिन्यू नहीं रख पाएगा। तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेटर हो जाएगी फ्यूजन रिएक्शन से। इसका मतलब है जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और रेड जायंट स्टार का मतलब ये कि रेड जायंट स्टार इसी स्टेट को फॉलो कर रहा होगा कि वहां पे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज करना शुरू करेगी फ्यूजन रिएक्शन के कंपैरिजन में। और जब फाइनली आपका फ्यूजन रिएक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, मतलब आपके पास ना हीलियम बचेगा ना हाइड्रोजन बचेगा, तो फ्यूजन रिएक्शन कोई कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो फिर सिर्फ आपके पास रह जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कितनी स्ट्रांग है, तो वो कंप्लीटली जो है वो सारे ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में, चाहे वो डस्ट हो चाहे वो गैस हो, कोई भी पार्टिकल हो, वो सब चीज को जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, और आपके पास पूरा स्टार जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो आपके पास जो ये नेक्स्ट स्टेज है बेसिकली, ये रेड सुपर जायंट की स्टेट है। अब हमने तो खैर बहुत शॉर्ट शॉर्ट किया कि हाइड्रोजन जो है वो रन आउट हो जाए, उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन शॉर्ट हो जाएगा, फिर हीलियम उसे कंटिन्यू करेगा, लेकिन इसमें भी बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि फौरन कुछ सालों में, ये 2-3 साल में प्रोसेस हो जाए, क्योंकि सन को कितने टाइम से आपने जो भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो उतने टाइम से भी वो कंटिन्यू है प्रोसेस, तो वो आगे भी काफी टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें भी क्योंकि हाफ लाइफ इनकी बिलियंस ऑफ ईयर्स में होती है, और ये बिग बैंग थ्योरी भी अभी हम करेंगे, तो बिग बैंग थ्योरी में भी इसका एविडेंस है कि हमें कैसे पता है कि बिलियंस ऑफ ईयर से जो है वो ये चलता आ रहा है प्रोसेस। तो उसका प्रूफ जो है वो हमारे पास बिग बैंग में है। तो जब हाइड्रोजन रन आउट होगा, हीलियम उसको कंटिन्यू करेगा, और जब हीलियम कंटिन्यू कर रहा होगा, और हीलियम भी जब आपके पास थोड़ा टाइम बाद शॉर्ट होना शुरू होगा,
तो फिर आपके पास सिर्फ एक फोर्स रह जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, सारी फोर्स, क्योंकि वो इनवर्ड है टुवर्ड्स द सेंटर है, वो उसे टुवर्ड्स द सेंटर पुल करना शुरू कर देगी। और इसको जो है वो रेड जाइंट स्टार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन, इट इज रेड बिकॉज द आउटर सरफेस जो उसका टेम्परेचर होगा वो बहुत आपके पास जो है वो लो हो जाएगा, वो कूल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आपके पास कंप्लीटली फ्यूजन रिएक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेज होगी जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंप्लीटली जीरो हो गया, अब आपके पास स्टार जो है वो कंप्लीटली अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल का मतलब ये हुआ कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जो आप स्टार कंसिडर कर रहे थे, तो स्टार का जो आउटर पार्ट होगा, जिस तरह आप एग शेल की एग्जांपल लो, तो एग शेल को जिस तरह से आप रिमूव करते हो एग से, इसी तरह से जो है वो आउटर लेयर स्टार की जो है वो इजेक्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग होगी कि वो सारी चीजों को जो है वो अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। और जो फ्यूजन रिएक्शन की वजह से आपकी थर्मल एनर्जी और ये सब प्रोड्यूस हुई थी, जो आउटर पार्ट है, वो आपके पास स्पेस में जाकर जो है वो इजेक्ट हो जाएगा कम्प्लीटली। और वो जो इजेक्टेड लेयर होगी वो प्लानिटरी नेब्यूला होगा। ठीक है, अब इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी है, डॉक्यूमेंट्री, वो भी देख लेंगे कि वो प्रोसेस बेसिकली होता किस तरह से। और फिर आपके पास जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो सिर्फ आपके पास रह जाएगा सेंटर में कोर। तो कोर बाकी रहेगा, जिस तरह हमारे अर्थ के सेंटर में भी कोर है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो कोर आपके पास जो है वो सिर्फ रहेगा। और ये भी सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी सब चीज़ों को सेंटर की तरफ पुल कर देगी। और फिर ये जो व्हाइट डार्क और ब्लैक डार्क का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह प्लूटो में भी डिस्कस किया कि हम उसे डार्क प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब वो आपके पास नॉर्मल प्लेनेट की स्टेट में रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक स्टार की स्टेट में चला गया बेसिकली, क्योंकि डार्क प्लेनेट आपके पास गैस की स्टेट में भी नहीं है, ना वो सॉलिड की स्टेट में, उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। तो कभी भी डार्क प्लेनेट का पूछे तो उसमें आपने ये बताना है कि उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ था, व्हाइट डार्क विल बी कूलिंग डाउन एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट एमिट विल डिक्रीज, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो गया, अब जो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी आप दे रहे थे, अब वो टाइम टू टाइम आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और जब वो टाइम टू टाइम आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब ये कि टेम्परेचर भी कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब कोई रिएक्शन ऐसा है ही नहीं जो आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करे। और फिर ये कंटिन्यू प्रोसेस होने के बाद फिर वो ब्लैक डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप उसको दूसरे एंड से देखो उस प्रोसेस को, तो आप उसे ब्लैक होल भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये वाली स्टेज की बात हो रही है यहाँ पर, रेड जायंट से प्लानिटरी नेबुला, व्हाइट डार्क, ब्लैक डार्क। और अगर आप उसको दूसरी स्टेज में देखो, तो दूसरे एंड पे प्रोसेस ये हो रहा होता है कि वो सुपरनोवा में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो रहा है। और तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपके पास साइमल्टेनियसली चल रहा होता है एक स्टार के लिए। तो मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पास स्पेस फिजिक्स में, जो बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बाकी सब आपने पढ़ा हुआ है कि अर्थ की रोटेशन, उसका सोलर सिस्टम में टाइम पीरियड, ये सब चीज़ें बेसिक्स है। ये एक बार आप एक दोबारा रीड कर लोगे, ये तो जर्नल है, आपको वैसे भी पता है। मेन जो आपके पास है इसमें ये स्टार की लाइफ साइकिल है, क्योंकि बार बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो आपसे एग्जाम में लाजमी पूछेंगे। अब वो पूरा प्रोसेस ना पूछें, आपसे वो नाम पूछ सकते हैं कि आप स्टेज मेंशन कर दें इसके बाद की, तो स्टेजेस आपको नाम याद होंगे तो आप उसको कंटिन्यू फॉलो कर सकते हो कि किस तरह से वो कंटिन्यू होगी। और अगर आप सिंपल इसमें देखो, तो एक हमारे पास इसकी शॉर्ट वीडियो भी है। अच्छा, नॉर्मली हम स्टार को वैसे तो कंसिडर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने जो भी डॉक्यूमेंट्री देखी, जो भी डायग्राम्स वगैरह कंसिडर किए, हम सर्कुलर और इस तरह ड्रॉ करते हैं, वो हमारी सिंप्लिसिटी के लिए होता है। लेकिन क्योंकि हमें पता, हमने स्टार्ट में कहा कि डस्ट पार्टिकल और गैस पार्टिकल से मिलके बनता है, तो इसी तरह से कुछ डस्ट और गैस पार्टिकल कंबाइन होकर स्टार को बना रहे होते हैं। और अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर, अब जैसे एक स्टार की एग्जांपल, अब ये सन की भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस स्टार के साथ होगा वो सेम प्रोसेस आपके पास सन के साथ भी होगा। ठीक है, अब ये आपको इसमें जो रिएक्शन, जो फ्यूम्स नजर आ रही है बाहर एमिट होती हुई, तो ये आपके पास बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से आपके पास रेडिएशन एमिट हो रही है। और रेडिएशन एमिट होने का मतलब है कि जो आउटवर्ड फोर्स थी, ये आउटवर्ड फोर्स की वजह से, क्योंकि अब ग्रेविटी भी इसके ऑपोजिट एक्ट कर रही है, वरना ये तो इतना एक्सपेंड होना शुरू हो जाए प्रोसेस, जिस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एटम बॉम्ब वगैरह में ये सारे रिएक्शंस होते हैं, तो ये बहुत शॉर्ट टाइम में ही आपके पास खत्म हो जाए। लेकिन क्योंकि मेन सीक्वेंस स्टार है अभी, तो मेन सीक्वेंस स्टार में आपके पास
दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से ये अपनी शेप को मेंटेन रख रही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज था हमारा रेड जाइंट, तो ये रेड जाइंट स्टेट में है। तो अब ये मतलब बिल्कुल ऐसी स्टेट में कि ये बिल्कुल लास्ट इसकी फाइनल स्टेबल स्टेट है। इसके बाद अगर आपने किसी फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज किया तो फिर आपके पास ये जो आपके पास यहाँ पे एक्सप्लोजन था, ये एक्सप्लोजन इस वजह से था कि जब आपका फ्यूजन रिएक्शन बिल्कुल हाइड्रोजन जो हमारा मेन फ्यूल था वो जब खत्म होना शुरू होगा हमारे फ्यूजन रिएक्शन के लिए, तो फिर आपके पास इस तरह का ये ब्लास्ट होगा। और फिर बाकी जो नेब्यूला था, तो ये आपके पास कुछ नेब्यूला की स्टेट है इस तरह से। फिर वो इस तरह सॉलिड स्टार की तरह से नहीं मिलेगा हमें जिस तरह से पहले हम स्टार को कंसिडर कर रहे थे। और अब ये सिर्फ टेम्परेचर इसका इतना आपके पास लो हो चुका है कि सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये जो इनवर्ट फोर्स आपको यहाँ पे शो किया है, ये बेसिकली ग्रेविटी की वजह से, कि ग्रेविटी आपके पास इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो अपने सराउंडिंग में सारी चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ ले आएगी। और सेंटर की तरफ लाने का मतलब ये कि इवन कि अगर आप ब्लैक होल की भी बात करते हो तो ब्लैक होल तो लाइट को भी अब्सॉर्ब कर लेगा अपनी सराउंडिंग के, तो वो इतना डार्क रीजन होगा कि मतलब आप आइडिया कर सकते हो कि जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट ना हो। तो लाइट ना होने की वजह से क्या होता है कि आप बिल्कुल भी ब्लैंक होते हो। तो जब लाइट को भी कोई अब्सॉर्ब कर लेगा तो वहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरह से आपके पास स्टार का फिर रिमेनिंग स्ट्रक्चर होगा। तो एक तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास ये हो गया स्टार से रिलेटेड। ठीक है, ये पूरा आपके पास सीक्वेंस लिखा हुआ है और ये पेपर में भी आपके पास यहाँ पे मेंशन है, ये भी सॉल्व है। ये भी सारी चीज़ें सेंड कर दूंगा दोबारा, वरना ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की सॉल्यूशन भी आपके पास वीडियो है पहले से, ये हम कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो इसलिए दोबारा से इसको करने पे वो नहीं किया, वरना फिर हम इसी पे पूरा टाइम लगा देंगे। और दूसरी बात ये कि एक तो हमारे पास हो गया ये हाफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। और दूसरी चीज़ जो बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट है वो है इम्पोर्टेंट इसमें रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। सर बेसिकली बिग बैंग थ्योरी ये थी कि बिग बैंग थ्योरी में था 14 बिलियन अब पहले जो है वो इसी तरह से एक आपके पास एक्सप्लोजन हुआ। और उस एक्सप्लोजन के रिजल्ट में हमारे पास ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। और ये एक्सपेंशन आपके पास जो है वो एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली कि ये एक्सपेंशन हुआ तो इसका प्रूफ क्या है, इसका हमारे पास एविडेंस क्या है कि हम इसको प्रूव कर सके कि हमारे पास वाकई एक्सपेंशन हुई है यूनिवर्स में। तो उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट आपके पास रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट से मिलकर बनता है। बेसिकली रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट इस तरह से कि रेड शिफ्ट जब हमने स्टडी किया था तो रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट ये था हमारे पास कि रेड शिफ्ट आपके पास वेवलेंथ के साथ लेंगे। अगर आपको सीक्वेंस या तो वेव्स में, वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स जो हमारे पास थी ईएम वेव्स, उसमें ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जब हमने पूरा पैटर्न बनाया था अल्ट्रा वायलेट से लेकर एक्सरे से लेकर पूरा रेडियो वेव्स तक, तो जब हम रेड कलर की तरफ जाते हैं तो बेसिकली रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर होती है। तो रेड की हमारे पास वेवलेंथ हाई होती है एज कंपेयर टू वायलेट कलर अगर हम कंसिडर करें या ब्लू कंसिडर कर लें। तो हम इसको रेड ले लें या बेसिकली ब्लू कंसिडर कर लें, तो वेवलेंथ इसमें हमारे पास शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू रेड। अब बेसिकली रेड में आपके पास वेवलेंथ ग्रेटर क्यों होती है और रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर क्यों यूज किया। अब इसका कॉन्सेप्ट सिंपल इस तरह से था कि बेसिकली ये आपके पास डॉपलर इफेक्ट है, एक इफेक्ट जो कि आपके ए लेवल्स में इंक्लूड होगा। यहाँ पर अभी इसको पूरा प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि अगर आप एक एम्बुलेंस को कंसिडर करते हो और एम्बुलेंस लेट सपोज आपके पास अभी रेस्ट स्टेट में, तो उसका जो सायरन होगा उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वेव्स आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास सेंटर में सोर्स था साउंड का, ये हमारे पास साउंड सोर्स है और इसकी सराउंडिंग में सारी वेव्स इक्वली आपके पास डाइवर्ज हो रही है। अब ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट इससे इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पर कोई ऑब्जर्वर है, राइट हैंड साइड पर ऑब्जर्वर है और अगर इस ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हो राइट हैंड साइड पर, ठीक है, अगर ये मोशन करते हैं हम राइट हैंड साइड पर, ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर वन को हम यहाँ रखते हैं
और एक ऑब्जर्वर को हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, ऑब्जर्वर 2। अब हम इसको लेकर जा रहे हैं राइट हैंड साइड पर, जो हमारी ऑब्जेक्ट की मोशन है वो राइट हैंड साइड पर है। तो राइट हैंड साइड पर जब आप इसे मूव करोगे तो आपके पास जो न्यू सीक्वेंस बनेगा वेव का, वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये तो हमारे पास सेंटर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको कैसे पता चला, अब ये हमारा सोर्स था वही सेंटर में, और ये मूव कर रहा है राइट हैंड साइड पर। तो जो हमारा ऑब्जर्वर 1 था यहाँ पर, ठीक है, अब ऑब्जर्वर 1 को कैसी वेवलेंथ मिल रही है। अब आप ये देखो कि इसकी वेवलेंथ कितनी शॉर्ट हो गई है। आप ये वाली साइड कंसिडर करो और आप इसमें से वेवलेंथ निकालने की अगर कोशिश करो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कंडीशन, तो आपको वेवलेंथ में डिफरेंस मिलेगा। हमारी वेवलेंथ यहाँ पर शॉर्ट हो चुकी है, वेवलेंथ शॉर्ट हो गई, फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो हाई हो गई, यानी नंबर ऑफ वेव्स हमें ज्यादा मिल रही है लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ की। और जो ऑब्जर्वर 2 था हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर, जो कि यहाँ पर था, अब ऑब्जर्वर 2 के लिए अगर हम कंपेयर करें तो उसकी वेवलेंथ आपके पास पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो हमें ज्यादा मिलेगी और फ्रिक्वेंसी हमारी जो है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया बिग बैंग थ्योरी में और इससे एविडेंस बनाया कि वाकई बिग बैंग थ्योरी का जो है आपके पास एक्सप्लोजन का और एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट यूनिवर्स का, वो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट से इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि वेवलेंथ लार्ज है, और लार्ज वेवलेंथ आपके पास रेड कलर में कंसिडर करते हैं, और शॉर्ट आपके पास वायलेट यानी ब्लू की तरफ जाता है। तो ब्लू शिफ्ट हमारे पास जो है वो बेसिकली शॉर्ट वेवलेंथ के लिए यूज होता है। तो जैसे जैसे कोई भी आपके पास यूनिवर्स से, मतलब अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो अगर हमारे अर्थ से कोई सैटेलाइट दूर जाएगी तो उसकी वेवलेंथ जो होगी, जो फ्रिक्वेंसी जो सिग्नल्स वो एमिट कर रही है, तो उसकी वेवलेंथ हमारे पास ग्रेटर होगी। ठीक है। और अगर कोई सैटेलाइट क्लोज आएगा तो फिर हमारे पास ये सेकंड राइट हैंड साइड वाली कंडीशन होगी कि हमें शॉर्ट वेवलेंथ मिलेगा। और अगर कोई सैटेलाइट दूर जा रहा हो हमारे अर्थ से, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ हमें लार्ज मिलेगी। तो इसी तरह से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो हमें जो वहाँ से रेडिएशंस मिलती है, जो भी सिग्नल्स मिलते हैं, जो भी वेवलेंथ मिलती है, कुछ भी आप कह लो किसी भी फॉर्म में हम रिसीव कर रहे हो, तो वो हमें लार्ज उसमें मिलती है वेवलेंथ के साथ। इस वजह से ये एविडेंस बनता है बिग बैंग थ्योरी का, कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे यूनिवर्स है वो डे बाय डे, टाइम टू टाइम जो है वो एक्सपेंड हो रहा है बिग बैंग थ्योरी के बाद से। तो अब आप नॉर्मली देखते हो कि ये जो टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, उन सब में यही हो रहा होता है आपके पास कि अनसर्टेन होते हैं हम, क्योंकि हर टाइम टू टाइम आपके पास जो है वो एक्सपेंशन हो रहा है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करते हो किसी सर्टेन टाइम में, तो कुछ टाइम बाद जब आप उसी चीज़ को सेम रिपीट करने की कोशिश करोगे तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो वहां से एक्सपेंड हो चुका होगा। आपकी सारी वैल्यूज, आपकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? और ये इसका पैटर्न है आपके पास एविडेंस में। आपके पास ये क्वेश्चन भी इन्होंने स्पेसिमेन में दिया हुआ था, वो स्पेसिमेन भी सॉल्व है, ये सारी चीजें मेंशन भी है। अब आप इसमें पहला वाला पार्ट देखो। इस फर्स्ट पार्ट में देखो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फ्रॉम क्लोज ऑब्जेक्ट, और सेकंड पार्ट में देखो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो अब आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में देखो कि जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस है ये मेंशन, ये स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी क्लोज है रेड में, तो यानी इसमें आपके पास रेड वेवलेंथ ज्यादा है, रेड शिफ्ट ज्यादा है। और आप दूसरे को देखो जो आपके पास क्लोज आ रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास इतनी क्लोज नहीं है रेड के रीजन में, तो इसका मतलब है वहाँ पे रेड शिफ्ट नहीं है, वहाँ पे ब्लू शिफ्ट है। ठीक है। तो ये जो सेकंड आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, इससे आपको ये एविडेंस मिलता है कि जो गैलेक्सीज हैं, दूसरे प्लैनेट्स हैं, वो आपके पास किस तरह से एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको रेड में मिल रही होती है। तो जो जितना डिस्टेंस पर होगा उतनी आपको वहां से रेड रीजन में लाइंस मिलेगी, वेवलेंथ वहां पर मिलेगी, क्योंकि वो आपके पास एक्सपेंड हो रही है, वो दूर मूव कर रही है प्लेनेट से या दूसरी गैलेक्सी से।
और उसी के साथ एक पैटर्न और वो आपसे पूछते हैं CMBR के नाम से, शॉर्ट फॉर्म CMBR, क्योंकि आप IGCSE ओ लेवल्स दोनों के स्पेसिमेन देखना, स्पेस फिजिक्स के क्वेश्चन दोनों में सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, दोनों में सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने स्टेटमेंट्स थोड़ी सी चेंज करके पूछी है। और उसमें IGCSE में शायद उन्होंने CMBR का क्वेश्चन दिया था आपके पास, उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइंस का, ओ लेवल्स में उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइंस पूछा है, और IGCSE में उन्होंने CMBR पूछा है। दोनों में कॉन्सेप्ट वही है, रेड शिफ्ट वाला। बेसिकली इसमें भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम इनिशियल स्टेज की बात करेंगे यूनिवर्स की, तो इनिशियल स्टेज में आपके पास जब इतना एक्सपेंशन नहीं हुआ था, तो स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास बहुत क्लोज थी। ठीक है, तो वहां पर आपके पास ये जो स्टार्टिंग स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पर शो की हैं, ये अर्ली स्टेजेस की हैं। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में आपके पास वेवलेंथ इतना हाई नहीं था, क्योंकि यूनिवर्स इतना एक्सपेंड नहीं हुआ था। ठीक है, और इनिशियली आप देखो वेवलेंथ कितनी लिखी है, 1 मिलीमीटर माइक्रोवेव के अकॉर्डिंगली, और उस वक्त एनर्जी ज़्यादा थी और वेवलेंथ इतना एक्सपेंड नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ आपके पास एक्सपेंशन होता गया, तो एक्सपेंशन के साथ साथ आपके पास जो वेवलेंथ है, ये हमारे पास हमारी फाइनल प्रेजेंट स्टेज है। ऊपर ये चीज़ मेंशन भी है कि ये प्रेजेंट स्टेज है आपके पास, ये बिग बैंग के कुछ टाइम के बाद की है। तो इन दोनों को जब कंपेयर किया गया, मतलब जब बिग बैंग थ्योरी आई उस वक्त की ऑब्जर्वेशन और उसके बाद अब की ऑब्जर्वेशन अगर आप लो, तो आपको वेवलेंथ में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। तो इससे भी ये चीज़ प्रूव होती है कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी जो है वो आपके पास एविडेंस है उसका मिल रहा है हमें इस रेड शिफ्ट के कॉन्सेप्ट से, कि आप जिन गैलेक्सीज को पहले ऑब्जर्व करते थे, जिन प्लैनेट्स को आप पहले ऑब्जर्व करते थे, अब वो काफी डिस्टेंस पर जो है वो मूव कर चुके हैं। और ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि यूनिवर्स एक्सपेंडेड, द wavelength is increased over the time, wavelength will increase and reach the region of the microwave, क्योंकि माइक्रोवेव रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत हाई होती है। तो या तो वो CMBR से पूछेगा आपसे, वरना वो स्पेक्ट्रल लाइंस के रेफरेंस से पूछ सकता है। ये दोनों एविडेंस है बिग बैंग के। ठीक है, और उसके अलावा अगर इनमें से कुछ नहीं पूछना उसने, तो वो स्टार की स्टेजेस के बारे में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। और अगर इसमें से भी कुछ नहीं पूछना, तो फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, वो फिर आपके पास सिर्फ प्लैनेट्स का ही रह जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और एक इसमें जो कॉन्सेप्ट है आपके पास वो ऑर्बिटल स्पीड का है, उसका भी क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है आपको प्रैक्टिस में। और वो क्वेश्चन, ये आपके पास क्वेश्चन दिया है इन्होंने ऑर्बिटल स्पीड से रिलेटेड। अच्छा, सेम इसी से आप ज्वाइन बैक करो, फिर हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं स्पेस के, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ देखते हैं कि बाकी सेक्शन में क्या है। तो आप सेम इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उसको कंटिन्यू करते हैं दूसरे सेक्शन को।